नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 14। इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, वो हम सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 14, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनके रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब क्या होता है, जो भी न्यूली ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो ड्रग ह्यूमन बॉडी पे सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है, किस तरीके से इफ़ेक्ट शो करता है, किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट शो करता है, ये सारी चीज़ें जो है ये परफॉर्म की जाती हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ANDA मतलब क्या होता है, एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो ये एक टाइप का एप्लीकेशन है, तो इसके बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। वैसे नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशन का टाइप है। देन नेक्स्ट है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 के बारे में देखेंगे। ब्रांड वर्सेस जेनेरिक। ब्रांड मतलब क्या होता है, जेनेरिक मतलब क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट। ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रेड नेम मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस या फिर कंपनी एक स्पेसिफिक नाम देती है अपने प्रोडक्ट को, उसको हम ट्रेड नेम बोलते हैं। तो ये ट्रेड नेम का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू पैटेंट लॉ। पैटेंट मतलब क्या होता है, ये पैटेंट लॉ कब आया है, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे, और इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। बीसीएस बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। The biopharmaceutical system is a scientific framework developed to predict the behavior of a drug product in human body based on its physiochemical properties। तो ये जो बायोफार्मास्यूटिकल सिस्टम है ये एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क की डेवलप किया गया है, किसके लिए, टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो भी ड्रग प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बिहेव करता है, मतलब किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करता है, किस तरीके से काम करता है, ये प्रेडिक्ट करने के लिए, ये देखने के लिए ये जो साइंटिफिक फ्रेमवर्क है ये डेवलप किया गया है, जिसको हम बायोफार्मास्यूटिकल सिस्टम बोलते हैं। किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन इट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। उसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ये बेस्ड होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बीसीएस सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सीरियल नंबर यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सोल्युबिलिटी देखेंगे, परमिएबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एंड एग्जाम्पल्स। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके 4 क्लासेस होते हैं। जो भी बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम जो भी ड्रग है उसकी सोल्युबिलिटी चेक करते हैं, परमिएबिलिटी, उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके का है वो देखेंगे, और उनके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला है क्लास 1। इसकी सोल्युबिलिटी होती है हाई, परमेबिलिटी हाई और एब्जॉर्प्शन वेल एब्जॉर्ब। मतलब ये जो ड्रग है ये सोल्युबलाइज भी हो रहा है अच्छे तरीके से, इसकी परमेबिलिटी भी अच्छी है, ये एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो इसका एग्जांपल है डायआज़ेपम। ये जो ड्रग है इसकी सोल्युबिलिटी भी हाई है, परमेबिलिटी भी हाई है, और ये वेल एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट है क्लास 2। तो क्लास 2 में ऐसे ड्रग्स आते हैं जिनकी सोल्युबिलिटी लो होती है, परमिएबिलिटी हाई होती है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो वेरिएबल होता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वेरिएबल। तो ऐसे ड्रग्स जो है वो क्लास 2 में आते हैं, तो इनकी सोल्युबिलिटी होती है लो। जैसे कि एग्जाम्पल में निफिडिपिन, ये क्लास 2 के अंडर आता है क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो है लो और इसकी परमिएबिलिटी होती है हाई। देन नेक्स्ट है क्लास 3। क्लास 3 के बारे में देखेंगे। इसकी सोल्युबिलिटी हाई होती है और
परमेबिलिटी लो होती है। और एब्जॉर्प्शन रेट देखें तो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वेरिएबल। इसका एग्जांपल है कैप्टोप्रिल। देन नेक्स्ट है क्लास 4। क्लास 4 में जो भी ड्रग्स आते हैं उनकी सोल्युबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी भी लो होती है और उनका एब्जॉर्प्शन पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वो एब्जॉर्ब भी ठीक तरीके से नहीं होते। ऐसे ड्रग क्लास 4 में आते हैं, तो उसके एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है BCS सिस्टम का। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये आपको करके जाना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिसर्च स्टडीज दैट टेस्ट हाउ वेल मेडिकल ट्रीटमेंट डिवाइस और प्रोसीजर्स वर्क इन ह्यूमंस। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ये रिसर्च है, रिसर्च स्टडीज़ है जो कि टेस्ट करती है कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है या फिर डिवाइस या फिर प्रोसीजर है वो कितने अच्छे तरीके से ह्यूमन के बॉडी में वर्क करते हैं, जो भी ह्यूमन्स हैं उनमें वर्क करती है। ये देखने के लिए ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ये बनाए गए हैं, ये किए जाते हैं। They are research studies in which people volunteer to help find answer to specific health questions। तो ये ऐसे रिसर्च स्टडी होती है जो कि पीपल्स के ऊपर की जाती है, जो भी पीपल वॉलंटियर, तो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जिनके ऊपर ये स्टडीज़ की जाती है, उनको वॉलंटियर्स कहा जाता है। तो ये कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, इनके हेल्प से जो भी आंसर होता है, स्पेसिफिक हेल्थ क्वेश्चन होता है कि ये ड्रग किस तरीके से काम करेगा, साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएगा, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर ढूंढने के लिए ये जो वॉलंटियर्स है ये हेल्प करते हैं इन रिसर्च के थ्रू, इन रिसर्च स्टडीज़ के थ्रू। देन नेक्स्ट है व्हेन केयरफुली कंडक्ट दे आर द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू फाइंड अ न्यू ट्रीटमेंट एंड वेज टू इम्प्रूव हेल्थ। तो अगर केयरफुली कंडक्ट किया गया क्लिनिकल ट्रायल्स को तो ये सबसे सेफेस्ट और फास्टेस्ट वे होता है न्यू ट्रीटमेंट को फाइंड करने का, और साथ में जो भी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का ये फास्टेस्ट और सेफेस्ट वे होता है। देन नेक्स्ट है देयर आर 4 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के 4 फेजेस होते हैं, उनके बारे में 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है फेज़ 1। तो फेज़ 1 के बारे में देखेंगे। इट टेस्ट द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी ऑफ न्यू इंटरवेंशन इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटियर। तो ये जो फेज़ 1 है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी ड्रग है उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी टेस्ट की जाती है, जो भी न्यू ड्रग है उसकी, इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटियर। जो भी हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ऐसे जो वॉलंटियर्स होते हैं स्मॉल ग्रुप में, मतलब 50 to 70 वॉलंटियर्स जो है वो लिए जाते हैं और उनमें ये जो न्यू ड्रग है ये एडमिनिस्टर किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, जो भी उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं, वो सेफ़ है कि नहीं ये चेक किया जाता है। तो इस तरीके से ये फेज़ 1 हो गया। देन नेक्स्ट है फेज़ 2। तो फेज़ 2 में क्या होता है, द इफ़ेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ द इंटरवेंशन इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट। तो फेज़ 2 में क्या किया जाता है, और ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो लिए जाते हैं और उनमें उस ड्रग की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस देखी जाती है। तो फेज़ 1 में हमने 50 to 70 लिए थे, और फेज़ 2 में 100 to 200 वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और उनके ऊपर जो भी ड्रग है उसके इफ़ेक्ट चेक किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है फेज़ 3। तो फेज़ 3 में क्या किया जाता है, the effectiveness and safety of intervention in an even large group of patient। तो और ज़्यादा पेशेंट लिए जाते हैं और ज़्यादा वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और उनके ऊपर जो भी ड्रग है उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस फेज़ 3 में चेक की जाती है। तो हमने फेज़ 1 में लिए थे 50 to 70, फेज़ 2 में लिए 100 to 200 और फेज़ 3 में लिए जाते हैं 1000 to 2000 पेशेंट। इतने वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और इनके ऊपर जो भी ड्रग है इसका इफ़ेक्ट चेक किया जाता है। देन नेक्स्ट है फेज़ 4। फेज़ 4 में क्या किया जाता है, ट्रायल्स आर कंडक्टेड आफ्टर द इंटरवेंशन हैज़ बीन अप्रूव फॉर यूज़ एंड इवेल्युएट इट्स लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। तो जो भी ट्रायल्स है वो कंडक्ट होने के बाद जो भी ड्रग है वो अप्रूव किया जाता है यूज़ के लिए, और उसकी जो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस है लॉन्ग टर्म तक रहे ये इवेल्युएट किया जाता है। तो ये चीज़ फेज़ 4 में होती है। तो इस तरीके से ये फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
ANDA के बारे में, मतलब एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में। तो ये एक टाइप का एप्लीकेशन होता है, तो ये किसके लिए ज़रूरी होता है उसके बारे में देखेंगे। एन एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ANDA इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट द जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर मस्ट सबमिटेड टू US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ANDA है, ये एक टाइप का एप्लीकेशन है जो कि जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर, जो भी जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन्होंने कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर करने से पहले US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो UFDA होता है, उनको सबमिट करना चाहिए। जो UFDA होता है ये अप्रूव करता है कि वो ड्रग आपको मैन्युफैक्चर करना है या नहीं करना है। तो USFDA जो होता है, उनको ये ANDA जो है ये सबमिट करना पड़ता है, फिर वो अप्रूवल देते हैं कि आपको ये ड्रग मैन्युफैक्चर करना है या नहीं करना है। तो ये जेनेरिक ड्रग के लिए होता है। अगर जेनेरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उस कंडीशन में ANDA सबमिट करना पड़ता है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। FDA अप्रूव ब्रांड नेम ड्रग, तो FDA ये ब्रांड नेम ड्रग को भी अप्रूव करते हैं। देन नेक्स्ट है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। हमने अभी एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, अब एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि जेनेरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए सबमिट किया जाता है। अब न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये किसके लिए सबमिट किया जाता है, ये किसके लिए एप्लीकेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। NDA, अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA इज अ रेगुलेटरी सबमिशन दैट द फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइल्स विद द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA टू सीक अप्रूवल टू मार्केट अ न्यू ड्रग फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है, ये एक रेगुलेटरी सबमिशन होता है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ये सबमिशन करती है फाइल्स विद द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू सीक अप्रूवल टू मार्केट अ न्यू ड्रग फॉर ह्यूमन यूज़। तो एक न्यू ड्रग उन्होंने डिस्कवर किया है, उसको मैन्युफैक्चर किया है, तो उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो इस अप्रूवल के लिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये फॉर्म भरना पड़ता है, ये एप्लीकेशन भरना पड़ता है, और जो भी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इनको सबमिट करना पड़ता है। तो जो भी न्यू ड्रग एप्लीकेशन है ये ऐसा एप्लीकेशन है जो भी न्यू ड्रग्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उनको अप्रूव करने के लिए, मतलब उनको मार्केट में लॉन्च करने के लिए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है। देन नेक्स्ट है द NDA कंटेन्स ऑल द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग। तो जो भी न्यू ड्रग एप्लीकेशन है उसमें जितना भी डाटा है ड्रग्स के रिलेटेड वो सारा रहना चाहिए, वो सारा डाटा, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट है that has been collected during the drug development process including data from preclinical studies, clinical trials, labeling information etc. तो जो भी NDA है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में ड्रग्स के रिलेटेड सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए जो कि कलेक्ट की गई है ड्यूरिंग ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जो भी ड्रग है उसकी डेवलपमेंट के टाइम, उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस जब शुरू थी तो उस टाइम पे जो भी डाटा, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो सारी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। किसमें? न्यू ड्रग एप्लीकेशन में। तो इसमें कौन कौन सा डाटा इंक्लूड होता है? इंक्लूड डाटा फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडीज़। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ से जो भी डाटा मिला है वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन में रहना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स का जो भी डाटा है वो वहाँ पर रहना चाहिए, और साथ में लेबलिंग इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर रहनी चाहिए। तो ये सारा कुछ डाटा है, ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन में रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट है The NDA serve as a comprehensive document that provide the FDA with all the necessary information to make a decision on whether to approve the drug for मार्केटिंग। ये जो डॉक्यूमेंट है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये क्या प्रोवाइड करता है? जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ड्रग से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो भी FDA है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिसीजन ले सके जो भी ड्रग है वो मार्केटिंग करने के लिए अप्रूव करना है कि नहीं करना है। ये चीज़ उनको डिसाइड करने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए ये जो NDA है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रहती है उसके थ्रू वो डिसाइड करते हैं कि जो भी ड्रग है वो अप्रूव करना है या नहीं करना है।
The FDA reviews the NDA to determine if the drug is safe and effective for its intended use. तो जो भी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिव्यू करते हैं, देखते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन को, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो भी ड्रग है वो सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं, जिसके लिए जिस चीज़ के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ के लिए वो सेफ है या फिर इफेक्टिव है कि नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए, ये चेक करने के लिए जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है ये रिव्यू किया जाता है. देन नेक्स्ट है द गोल्स ऑफ NDA आर टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू परमिट FDA रिव्यूअर टू रीच द फॉलोइंग की डिसीजन. तो जो गोल होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन का वो क्या होता है, टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू परमिट FDA रिव्यूअर. तो प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर अमाउंट पे इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए FDA रिव्यूअर को, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो डिसाइड कर सके. ये सारी चीज़ें जो है ये देखने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन जो है वो NDA के थ्रू FDA को प्रोवाइड की जाती है. तो उनके बारे में देखेंगे. सबसे पहला है वेदर द ड्रग इज सेफ एंड इफेक्टिव इन इज प्रपोज्ड यूज़. तो जो भी ड्रग है वो सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ के लिए वो सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए ये जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है ये प्रोवाइड किया जाता है. देन नेक्स्ट है whether the drug's proposed labeling is appropriate or what it should contain. तो जो भी ड्रग की लेबलिंग है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं और उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं. देन नेक्स्ट है whether the method used in manufacturing the drug and the control used to maintain the drug quality are adequate to preserve the drug identity, quality and purity. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेथड्स यूज़ की गई है, जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेथड्स यूज़ की गई है और जो भी ड्रग की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी कंट्रोल्स यूज़ किए गए हैं, ताकि जो भी ड्रग है उसकी जो क्वालिटी, उसकी आइडेंटिटी और उसकी जो प्योरिटी है वो प्रिजर्व करके रखी जा सके. तो ये सारी चीज़ें जो है ये चेक की जाती है. ये सारी चीज़ें, उसकी क्वालिटी सही तरीके से है कि नहीं, उसको बनाया गया है तो उसकी मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये चेक की जाती है न्यू ड्रग एप्लीकेशन के थ्रू. देन नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में. न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे. न्यू ड्रग डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस टू डिस्कवरिंग, डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग न्यू मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिसीज और हेल्थ कंडीशन. तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट मतलब ये एक प्रोसेस होती है डिस्कवरिंग करने की, डिस्कवरी करने की, डिज़ाइनिंग की और टेस्टिंग करने की. क्या, न्यू मेडिकेशंस. तो न्यू मेडिकेशंस डिस्कवर करने की, डिज़ाइन करने की और टेस्ट करने की ये एक प्रोसेस होती है फॉर ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिसीज़ और हेल्थ कंडीशन. तो एक स्पेसिफिक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए या फिर हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के लिए जो भी मेडिकेशन है उनको डिस्कवर किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है या फिर टेस्ट की जाती है. तो ये जो प्रोसेस होती है इसको न्यू ड्रग डेवलपमेंट बोलते हैं. देन नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच बिगिंस with identifying potential drug target and compounds that can modify those drug. तो ये जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट है ये लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि जहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ड्रग टारगेट. तो ड्रग का टारगेट क्या है, जो भी ड्रग है वो कहाँ पर टारगेट करता है, किस तरीके से जो भी स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन है या फिर हेल्थ कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए कहाँ पर टारगेट करता है. एंड कंपाउंड दैट कैन मॉडिफाई दोज ड्रग्स, और ऐसे कंपाउंड को देखा जाता है कि जो उन ड्रग्स को मॉडिफाई कर सके. तो इस तरीके से प्रोसेसेस होती है, ये लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है न्यू ड्रग डेवलपमेंट की. देन नेक्स्ट है द प्रोसेस इंक्लूड वेरियस स्टेजेस सच एज. तो ये जो प्रोसेस होती है न्यू ड्रग डेवलपमेंट की, यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस इंक्लूड होती हैं, उनके बारे में देखेंगे. तो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल टेस्टिंग्स किए जाते हैं. देन नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल. प्री क्लिनिकल टेस्टिंग मतलब क्या होते हैं, ये एनिमल्स के ऊपर किए जाते हैं. देन क्लिनिकल ट्रायल्स, ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर, जो वॉलंटियर्स होते हैं उनके ऊपर जो भी मेडिसिन है उसका इफेक्ट चेक किया जाता है. देन रेगुलेटरी अप्रूवल, तो अप्रूवल के लिए देखा जाता है. देन नेक्स्ट है पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस. तो मार्केटिंग होने के बाद जो भी ड्रग है उसका इफेक्ट देखा जाता है, उसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारे स्टेजेस होती है इस प्रोसेस में. ये जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट है इस प्रोसेस में ये सारे फेजेस इंक्लूड होते हैं. देन नेक्स्ट है न्यू ड्रग डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ्टन टेकिंग सेवरल ईयर्स टू ब्रिंग अ न्यू ड्रग टू मार्केट. तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है
कोई भी न्यू ड्रग मार्केट में अगर लॉन्च करना है तो उसको लाने के लिए सेवरल ईयर्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 ईयर्स लगते हैं कोई भी न्यू ड्रग होगा उसको लॉन्च करने के लिए। 12 ईयर्स लगते हैं या फिर उससे ज़्यादा साल भी लग सकते हैं कोई न्यू ड्रग जो है वो मार्केट में लाने के लिए, क्योंकि प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबी होती है न्यू ड्रग डेवलपमेंट की। देन नेक्स्ट है, however, it is critical component of modern medicine as it allows researchers to identify new treatment for previously untreatable disease and improve existing treatment to better meet the needs of patient। तो ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है मॉडर्न मेडिसिन का। ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को टू आइडेंटिफाई न्यू ट्रीटमेंट। तो जो भी न्यू ट्रीटमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए अलाउ करता है फॉर प्रीवियसली अनट्रीटेबल डिसीज़। तो जो अनट्रीटेबल डिसीज़ है उनका ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिसर्चर्स को अलाउ करता है एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट टू बेटर मीट द नीड्स ऑफ पेशेंट। और जो भी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स हैं उनको और बेटर बनाने के लिए, ताकि जो भी पेशेंट के नीड्स है वो मिल सके, वो बेटर हो सके, उसके लिए जो भी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उसको और इम्प्रूव करने के लिए ये अलाउ करता है। तो इस तरीके से ये न्यू ड्रग डेवलपमेंट की प्रोसेसेस होती हैं। देन नेक्स्ट है, Schedule Y is a part of Drug and Cosmetic Act 1940 in India. It lay out the guidelines for clinical trials of drug and medical device that are conducted in India. तो Schedule Y ये एक पार्ट है Drug and Cosmetic Act 1940 का, हमारे इंडिया का। It lay out with guideline for clinical trials of the drug and medical device that are conducted in India। तो हमारे इंडिया में जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ड्रग्स के रिलेटेड, मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड, उनके रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जो है हमें शेड्यूल वाई में दी गई है। जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है उसका जो शेड्यूल वाई है उसमें हमें ये गाइडलाइंस दी गई है। The purpose of Schedule Y is to ensure that clinical trials are conducted in an ethical and safe manner। तो जो पर्पज़ होता है शेड्यूल Y का, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो इथिकल और सेफ मैनर में कंडक्ट किए जाए, ये इसका पर्पज़ होता है। देन नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स ऑफ शेड्यूल वाई। तो यहाँ पर हमें कुछ की कंपोनेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूवल प्रोसेस। तो जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो सबसे पहले अप्रूवल, उसके लिए सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। जो भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। जब वो अप्रूवल देते हैं उसी के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस जो है वो शुरू की जाती है। देन नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट। तो इन्फॉर्म कंसेंट मतलब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है ये किसके लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये उन ऑथोरिटीज़ को देनी पड़ती है। देन नेक्स्ट है इथिक्स कमेटी। तो जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उनकी एक इथिक्स कमेटी होना ज़रूरी है, ताकि जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो इथिकल मैनर के साथ हो, ये चेक करने के लिए। देन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना, ये सारे कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं शेड्यूल वाई के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।